हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है माधव अरोड़ा। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में, जिस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट अगस्त 2024 पेपर 2 इकोनॉमिक्स के पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए उन सभी न्यूमेरिकल्स को विद डिटेल सॉल्यूशन आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। हालांकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2024 में शेड्यूल्ड था, एग्जामिनेशन हुआ लेकिन एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया। उसके बाद इस एग्जामिनेशन को दोबारा से कंडक्ट किया गया और इस बार ये एग्जामिनेशन अनलाइक 18 जून के एग्जाम जो अगस्त का एग्जामिनेशन था वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया गया। अब एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हुआ, आंसर की रिलीज हुई। अब मॉडल आंसर की रिलीज होने के बाद हमारे सामने पेपर है, डिटेल्ड पेपर है और उस पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं आपके पेपर 2 इकोनॉमिक्स में वो आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। इस सेशन के दो फायदे हैं। पहला फायदा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस बार का एग्जामिनेशन दिया था, वो चेक कर सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस उन्होंने न्यूमेरिकल बेस सॉल्व किए थे, क्या उन्होंने करेक्ट आंसर मार्क किया। अगर बाय चांस उन्होंने आंसर गलत मार्क किया था तो अब उनको क्लैरिटी होगी कि कहां उनकी गलती हुई थी, ताकि वो नेक्स्ट टाइम इस गलती को सुधार सके। दूसरा सबसे बड़ा फायदा उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिसंबर 2024 या जून 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पेपर 2 इकोनॉमिक्स के एग्जामिनेशन में यूजीसी नेट पूछता है। तो आइए जरा आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले जो लोग चाहते हैं इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करना, आप इस कोड को स्कैन कर सकते हैं, ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हैं @माधव अरोड़ा। दिस इज माय हैंडल, इट इज इकोनॉमिक्स बाय माधव अरोड़ा, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहां जाकर आप इसे ज्वाइन कीजिए और इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ को आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन बहुत क्लियर, बहुत शानदार, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है सर सेविंग्स इज इक्वल्स टू -5 + 0.3 क्यू कहें या वाई कहें, आई गेस इस पे हमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। काफी बुक्स में बहुत क्लियर है कि क्यू और वाई इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, तो इसीलिए मैं यहां पर लिख देता हूं एस इज इक्वल्स टू -5 + 0.3 वाई। ठीक है जी। अब ये इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन कहां से आई। तो इस इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कंजम्पशन किसके बराबर है। सर कंजम्पशन बराबर होगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू इनकम, हम सब जानते हैं। और यहां पर हम इस इक्वेशन में एमपीसी को डिनोट करते हैं किससे। सर हम एमपीसी को डिनोट करते हैं बी से। मैं हटा देता हूं कहीं आपको ये लगे कि मैंने एमपीसी को डिवाइड कर दिया है बी से, तो या तो आप इसे बी वाई लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सी नॉट इज इक्वल टू एमपीसी इंटू वाई। दूसरी इक्वेशन है सर इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, जहां से सेविंग्स की वैल्यू क्या आएगी। सर सेविंग की वैल्यू आएगी हमारे पास y माइनस सी। सेविंग्स की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस सी। इसी इक्वेशन को देखते हैं जरा। अब मेरे पास इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल्स टू y माइनस सी। s इज इक्वल्स टू y माइनस सी। तो मैंने क्या लिखा सर, मैंने y को y लिखा, c को मैंने क्या लिखा, ये रहा सर c की वैल्यू मैंने वहां से उठा के पुट की, तो यहां पर क्या आया माइनस साइन आ गया, उसके बाद सी नॉट प्लस एम पी सी इंटू वाई। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ गया y माइनस सी नॉट माइनस एम पी सी इंटू वाई। वाई की टर्म्स को क्लब कर लेते हैं तो ये क्या बनेगा, माइनस सी नॉट प्लस 1 माइनस एम पी सी इंटू वाई। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हम एक चीज और जानते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव किसके बराबर होगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1। किसके बराबर होगा सर, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में अगर मैं 1 माइनस एमसी देखूं, तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें, एमसी को आप इधर ले आए तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू एमपीएस। कंपैरिजन हुआ। अब मैं इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूं सेविंग इज इक्वल्स टू माइनस सी नॉट प्लस एमपीएस इंटू वाई। अब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें, जहां से आपके पास क्लैरिटी हो गई कि सी नॉट कितना होगा 5 होगा, एमपीएस कितना होगा सर 0.3 होगा। अब इन चीजों को कैलकुलेट करने के बाद अब हमें क्या कैलकुलेट करना है सर, हमें एमपीसी पता होना चाहिए। एमपीसी की वैल्यू क्या होगी सर, अगर एमपीएस 0.3 है
अगर एमपीएस की वैल्यू 0.3 है तो एमपीसी की वैल्यू क्या होगी सर? 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस यानी 0.3। अब अगर मैं 0.3 को इधर ले आऊं तो 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू एमपीसी। तो एमपीसी की वैल्यू कितनी आ गई सर? 0.7। तो एमपीसी क्या हुआ? 0.7 हुआ। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें कंपैरिजन करना है एपीएस एमपीसी, एपीएस एमपीएस का और एपीसी एमपीसी का, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को कंपेयर करना है किससे? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कंपेयर करना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। अब मैं अपने मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं s को y से डिवाइड कर दूं, अगर मैं s को y से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन गया सर? ये मेरे पास बन जाएगा एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विच विल बी -5 अपॉन y प्लस 0.3। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई क्या कि सर जो एपीएस है, जो एपीएस है दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 0.3। एपीएस क्या होगा सर? दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 0.3। इसका मतलब एपीएस इज ऑलवेज लेस देन एमपीएस, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं एज पर द इक्वेशन कंपैरिजन। वो कितना था? 0.3 था। तो यहां पर एक रिलेशन तो ये बना। अगर ये रिलेशन बना तो उसकी वजह से ये गलत हो गया, उसकी वजह से थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। दोबारा से आपके लिए कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब अगला हम देख लेते हैं, लेट्स से, हाँ, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एपीसी। अब हमें अगर एपीसी निकालना तो मैंने इसी को y से डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने इसे y से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया सर? c बाय वाई इज इक्वल टू सी नॉट बाय वाई प्लस एमपीसी। c बाय वाई का मतलब क्या सर? एपीसी इज इक्वल टू सी नॉट वाई प्लस एमपीसी। तो इसका मतलब यहां से बिल्कुल क्लियर है कि एपीसी जो होगा वो हमेशा हमेशा क्या होगा सर? एपीसी हमेशा हमेशा एमपीसी से बड़ा होगा। एपीसी हमेशा हमेशा एमपीसी से बड़ा होगा। यहां पर हमारे पास एमपीसी की वैल्यू कितनी है सर? 0.7। यहां पर हमारे पास एमपीसी की वैल्यू कितनी है? 0.7। और सी नॉट की वैल्यू कितनी? 5। तो आंसर क्या बना सर? एपीसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू वाई अपॉन 5 अपॉन वाई प्लस 0.7। तो 0.7 में कुछ ना कुछ ऐड होगा तो एपीसी की वैल्यू हमेशा एमपीसी से बड़ी होगी। तो ये दोनों इक्वेशन कैंसिल आउट हो गई, एक ही इक्वेशन करेक्ट है, दैट इज एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी। आशा करता हूं क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? हमारे पास दो इवेंट्स गिवन है, ए और बी। 2 इवेंट्स आर गिवन, ए और बी। एक में हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर इन्होंने एक बार लगा दिया। इसका मतलब क्या है सर? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट का मतलब प्रोबेबिलिटी ए इवेंट जो है वो नहीं होगा, वो कितनी है सर? 0.4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ए होगा, या ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर? ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? ऑब्वियसली बाकी बची हुई, दैट इज 0.6। अगले में हमें क्या गिवन है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? 0.2 के बराबर है। हमें निकालना क्या है सर? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अब इसका अगर तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को खोलना आता है, इसका फॉर्मूला आपको याद है, तो आप लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां से हमारे पास पूरे चीजें हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है सर? 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है सर? 0.2। तो इसको जब आप माइनस करेंगे 0.6 माइनस 0.2 तो आंसर क्या निकलेगा? 0.4। उसके हिसाब से आपका आंसर क्या बन गया सर? ए ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर बन गया। अब यहां पर एक ऑप्शन या एक तरीका और बन सकता था, वो क्या सर? वेन डायग्राम। मान लो ये जो है दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये जो है दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कुल कितनी है सर? 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी है सर? 0.2। हमें क्या चाहिए सर? हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विदाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विदाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब क्या हुआ सर? ए अगर पूरा 0.6 है, उसमें 0.2 बी के साथ कॉमन है, तो 0.2 हटा दो। सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या ये कहो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्सेप्ट बी क्या होगा? दैट इज 0.4। आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते थे। आंसर दोनों ही फॉर्मेट पर क्या निकलेगा? 0.4 निकलेगा। क्लियर है जी? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जहां पर ए भी ग्रेटर देन 0 है, बी भी ग्रेटर देन 0 है, एक्स भी ग्रेटर देन 0 है। ए ऑप्शन क्या है सर? ए ऑप्शन है y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर a। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप सबसे है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? कमेंट सेक्शन में लिखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e। ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म हमने गिवन है हमें क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू क्या है? अगर आप उसकी मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या है? बहुत बार बहुत जगह आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, अगर नहीं पढ़ा तो आज जान लीजिए। अगर कहीं भी एक्सप्रेशन में e लिखा हो तो उसकी वैल्यू जो है दैट इज 2.71, वैल्यू जो है दैट इज 2.71। तो ये हो गया 2.71 रेज टू द पावर a। ये क्या हुआ सर? 2.71 रेज टू द पावर a। मैं यहां से इस वैल्यू से आपको क्या समझाना चाहता हूं? मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब भी कभी ये जो e है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को अपने फॉर्मेट में लिखूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, y इज इक्वल्स टू x अपॉन a वेयर x इज ग्रेटर देन 0, वेयर x इज ग्रेटर देन 0, फॉर दैट मैटर x इज ग्रेटर देन 1, फॉर दैट मैटर x इज ग्रेटर देन 1। तो जब भी कभी x ग्रेटर देन 1 होगा, याद रखना, जब भी कभी x ग्रेटर देन 1 होगा, जैसे जैसे a इंक्रीज होगा वैसे वैसे x की वैल्यू भी क्या होगी, या y की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर मैं कहूं y इज इक्वल्स टू 2, मैंने x को मान लिया 2 टू द पावर a, मैंने x को क्या माना, लेट x इज इक्वल्स टू 2 विच इज ग्रेटर देन 1। मेरा बस इतना ही कंसर्न है। अब अगर a को मैं 2 लिखता हूं या a को मैं अगर 3 लिखता हूं तो y की वैल्यू कितनी होगी, y इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 यानी 8 हो गया। अब अगर मैं a को 4 कर दूं तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 टू द पावर 4 यानी कितना हो गया, 16। तो जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे इस y की वैल्यू क्या हो रही है, या फिर रिजल्टेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बस ये समझना जरूरी था। अगर ये समझ आ गया तो ध्यान से देखना, a ऑप्शन में क्या है आपके पास, e रेज टू द पावर a, b ऑप्शन में क्या है, a प्लस bx, सी ऑप्शन में क्या है, a प्लस b अपॉन x, उसके बाद है a माइनस b अपॉन x, और उसके बाद है a प्लस 2bx। अब यहां पर e को भूल जाओ, सीधा सीधा पावर्स को कंपेयर कर लो। अगर आप पावर्स को कंपेयर करते हैं तो आप मुझे सोच समझ के बताएं कि सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी। a भी ग्रेटर देन 0 है, b भी ग्रेटर देन 0 है, x भी ग्रेटर देन 0 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या हुई सर? सबसे बड़ी पावर हो गई a प्लस 2bx। सबसे बड़ी पावर क्या हो गई, a प्लस 2bx। उसके बाद अगली पावर कौन सी बड़ी है सर? अगर आप ऐसा मान के चले कि a b और x तीनों 1 है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा करेंगे नहीं। अगर तीनों 1 है तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। अगले में हमारे पास आएगा a प्लस bx, कैसे, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। उसके बाद अगली टर्म हमारे पास क्या बनेगी सर? अगली जो टर्म है वो हमारे पास क्या बनेगी सर? वो बनेगी या तो a या a प्लस बी एक्स। अब a बड़ा या a प्लस बी एक्स बड़ा सर? ऑब्वियसली a प्लस बी बाई एक्स बड़ा, क्योंकि a में कुछ ना कुछ ऐड ही तो हो रहा है ना, कुछ ना कुछ ऐड ही तो हो रहा है, तो ये बड़ा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, a, उसके बाद क्या हुआ, a माइनस बी अपॉन एक्स, क्योंकि a से कुछ ना कुछ कम हो रहा है। अब अगर मैं इसके बेसिस पे कैलकुलेशंस करूं तो a प्लस 2bx कौन सी ऑप्शन में है सर? e में है, तो यहां पर e आएगा। e इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन c, c इज ग्रेटर देन a एंड a इज ग्रेटर देन d। तो उसके हिसाब से हमारा जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा सर? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर होना चाहिए, इससे आसान तरीका मुझे लगता कोई आपको समझा पाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? द लोएस्ट वैल्यू ऑफ अ सेट ऑब्जर्वेशन इज 4.5, यानी कि सबसे कम जो वैल्यू है किसी भी ऑब्जर्वेशन की वो हमें गिवन है कितनी, 4.5। और जो रेंज है वो कितनी है सर? रेंज है 10.9। जो रेंज है वो कितनी है, 10.9। अगर सबसे कम वैल्यू 4.5 है, रेंज 10.9 है, तो मैं मिनिमम वैल्यू में रेंज को ऐड करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मिनिमम वैल्यू में रेंज को ऐड करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो इसको अगर आप ऐड करते हैं तो 10 में, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे इसको जोड़ते हैं, मैं इसको कुछ इस तरह से जोड़ता हूं। 9 में 5 जोड़े 14 आ गया, 1 कैरी हो गया। 11 में 4 जोड़े 15, तो ये 15.4।
कितना हो गया सर 15.4। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 4.5, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई सर 15.4। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब देखना, अरिथमेटिक मीन इज फाउंड टू बी 19.9, अच्छा, और मीडियन इज फाउंड टू बी 15.6। अब आप मुझे खुद बताओ, एक सेट आपको गिवन है जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज गिवन है, तो आप मुझे बताओ क्या कभी अरिथमेटिक मीन और मीडियन मैक्सिमम वैल्यू से बड़े हो सकते हैं? क्या कभी, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, आई एम गिविंग यू द एंटायर स्क्रीन एज वेल एज द एंटायर टाइम टू थिंक। आप मुझे सोच समझ के बताओ, इज इट पॉसिबल that arithmetic mean, is it possible that arithmetic mean and median is greater than maximum value, is greater than highest value, is greater than highest value or maximum value of a set? Tell me, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नो सर, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप कभी भी चेक करेंगे तो ये दोनों क्या होने चाहिए सर, ये दोनों जो होंगे वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू से कम होंगे। अगर ये सिचुएशन है तो क्या अरिथमेटिक मीन 19.9 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या मीडियन 15.6 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दोनों रॉन्ग है। अगर दोनों रॉन्ग है तो कौन सी ऑप्शन बनेगी सर? थर्ड ऑप्शन आपका आंसर बनेगा, जिसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है बोथ अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन आर रॉन्ग। चेक कर लेते हैं आंसर। 861 है, 861 इज द कोड। अगर हमारे पास 861 कोड है तो आइए जरा एक बार चेक कर लें। 861 861 861 861 3 थर्ड नंबर या थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आइए जरा देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन ही है। बिल्कुल सर, थर्ड ऑप्शन ही है जो हमने कैलकुलेट किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे लगता कि सॉल्व करने भी लायक है। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन विजिबल होगा। क्वेश्चन क्या कहता है? पोजीशन ऑफ पॉइंट ओ। एक पॉइंट ओ गिवन है, एक पॉइंट ओ गिवन है जिसकी पोजीशन है 0,0 और एक पॉइंट पी गिवन है जिसकी पोजीशन है 2-3। इन द रीजन ऑफ ग्राफ इन इक्वेशन 2x - 3y विल बी। सिंपल सी बात है सर, ये दो पॉइंट्स हैं। हमें ये बताना है कि अगर हम इस गिवन इन इक्वेशन का ग्राफ बनाएं तो ये दोनों पॉइंट्स उस ग्राफ के अंदर आएंगे या ये दोनों पॉइंट्स उस ग्राफ के बाहर आएंगे। ये हमारा आज के इस सेशन का डिस्कशन है, क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनो, या तो पहले ग्राफ बनाओ फिर चेक करो, या मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो ये है, ठीक है। दोनों वैल्यूज को पुट कर लो, जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो अंदर आएगी, जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी वो बाहर आएगी। यही मतलब हुआ ना। अंदर बाहर का मतलब क्या? यू विल फॉल अंडर द ग्राफ, दैट मींस यू विल सेटिस्फाई द वैल्यू। You will fall outside the graph, that means you will not satisfy the value. If I am putting x is equals to 0, this is 0. If I am putting y is equals to 0, this is 0. तो 0 minus 0 क्या हुआ? 0. 0 is less than 5, that is true. 0 5 से कम है, that is true. सही हो गया, आपकी इक्वेशन होल्ड कर गई। दूसरा क्या कहता है? इक्वेशन है 2x minus 3y less than 5. x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। पुट करो, x की वैल्यू पुट करी तो 2 into 2 -3 into -3। चेक करो, 2 into 2 4, -3 into -3 क्या होगा? +9। ये कितना आ गया? 13 लेस देन 5। नहीं सर ये तो गलत है, नहीं सर ये तो गलत है। अगर ये गलत है तो इसका मतलब P जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो P आउटसाइड रहेगा। O सेटिस्फाई करता है, O इनसाइड रहेगा। तो आंसर क्या बन गया? फर्स्ट ऑप्शन। तो इनसाइड आउटसाइड का मतलब समझ लो, जब आप कोई ग्राफ बनाते हैं और अगर आपका एक गिवन पॉइंट उस ग्राफ के अंदर है तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई करता है, बाहर है तो सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ, या तो ग्राफ बना के चेक करो या फिर इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लो। अगर वैल्यू होल्ड करे, जो इक्वेशन है उसे होल्ड करे, फाइन, तो इसका मतलब अंदर है, इसका मतलब ओबे करेगा, इसका मतलब विद इन द रेंज आएगा। और अगर वो ओबे नहीं करता, वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन बैलेंस नहीं रहती, तो ऑब्वियसली वो आउटसाइड जाएगा, जो मैंने आपके लिए पुट करके देखा। फिर भी डाउट हो तो दोबारा चेक कर लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोड क्या है क्वेश्चन का? 863 है।
कोड है 863। अगर मैं 863 पे जाऊं तो 863 का आंसर क्या 1। हमने भी आंसर क्या निकाला सर 1। हमने भी आंसर क्या कैलकुलेट किया, दैट इज 1। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी काफी आसान क्वेश्चन है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। उम्मीद तो मेरी यही है कि काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में सॉल्व जरूर किया होगा। अब क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये गिवन है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स 1 माइनस 2x। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं जहां पर इक्वेशन में डिवाइड हो और दोनों ही फंक्शन ऑफ x हो। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करो, y को मैंने मान लिया फंक्शन ऑफ x hx, ठीक है जी, y को मैंने माना hx, और 1 प्लस x को मैंने मान लिया gx, और 1 माइनस 2x को मैंने मान लिया fx। ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है। जब आप इन्हें डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग h विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है सर, पहले आप जो डिनोमिनेटर है उसे ऊपर लिखो, उसके साथ मल्टीप्लाई करो क्या gx, लेकिन gx का क्या करो, डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस अब लिख दो gx यानी कि न्यूमरेटर, इसमें मल्टीप्लाई करो क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि fx। अब नीचे क्या आएगा सर, जो fx है उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अगर मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करूं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आया सर, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 2x। तो हम डिफरेंशिएट करें, dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या होगा सर, डिनोमिनेटर को ऊपर हम एज इट इज लिखेंगे। देखो जरा, वहां पे fx एज इट इज लिखा था, मैंने डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया। अब क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएट करेंगे किसे, न्यूमरेटर को विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस करके क्या करेंगे सर, एज इट इज न्यूमरेटर लिख दो, मैंने एज इट इज लिखा, gx मैंने लिख दिया 1 प्लस एक्स। अब यहां पर क्या आएगा सर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन सर आपका जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, सिंपल। अब सॉल्व करो, 1 माइनस 2x एज इट इज आ गया, 1 माइनस 2x एज इट इज आ गया। अगर मैं 1 प्लस x को डिफरेंशिएट करूं, तो पहले मैंने 1 को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x 0 क्योंकि कांस्टेंट है। अब मैंने x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू 1, तो आंसर क्या आएगा सर, 1 ही आएगा। तो ये 1 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 1 प्लस एक्स एज इट इज लिख दिया। अब डिफरेंशिएट करें तो 1 को डिफरेंशिएट किया 0 आया, माइनस 2x, x को डिफरेंशिएट किया 1 आया, तो यहां पे क्या बनेगा, -2। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब यहां से अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को यहां से ध्यान से देखना। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। आंसर क्या बना सर, 1 माइनस 2x, 1 मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2x इंटू 1, तो 1 माइनस 2x, माइनस ये माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। क्या बना सर, ये बना 2 प्लस 2x। अब 2x और माइनस 2x कट गया, ऊपर क्या बचा 3, तो आंसर क्या आया सर, 3 अपॉन 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। उसके बेसिस पे आंसर क्या बन गया, सेकंड ऑप्शन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ये मैंने आपको बात बताई नहीं लेकिन अब बता देता हूं, अगर आप ध्यान से देखते हैं, अगर आपको ये पता है कि जब हमारे पास इस तरह का फंक्शन हो जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही फंक्शंस ऑफ x हो और हमें उसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आपको ये फॉर्मूला पता था और आपको ये पता था कि fx का स्क्वायर होगा, तो उस हिसाब से आप सीधा सीधा ऑप्शन से ही आंसर कर सकते थे। fx का स्क्वायर सिर्फ एक ही ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाता। तो जिनको फॉर्मूला पता था वो आंसर निकाल भी सकते थे, लेकिन एग्जामिनर बेसिकली आपके फॉर्मूला को चेक कर रहा था, आपकी कैलकुलेशन को चेक करना ही नहीं चाहता था। अगर फॉर्मूला पता था वहीं से आंसर निकालकर, ये जो मैंने समय आपके लिए बताया आपको समझाने के लिए, वो समय आपको एग्जामिनेशन में बिताने की, खराब करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लो। लगता है जब मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा आसान था, इतना आसान है नहीं, एग्जामिनेशन में क्लिक करता नहीं है। सुनना, फॉर अ डिमांड फंक्शन ऑफ गुड x,
क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स यानी इट्स ओन प्राइस, प्राइस ऑफ वाई यानी कि रिलेटेड गुड्स, एंड इनकम द सम ऑफ ओन प्राइस इलास्टिसिटी, द सम ऑफ ओन प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी व्हाट। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना सर, हमें दिया है QD इज फंक्शन ऑफ PX, PY एंड PM एंड M। इसको हम क्या कह सकते हैं सर, हम इसे कह सकते हैं मार्शलिन डिमांड फंक्शन। हम इसे क्या कह सकते हैं, मार्शलिन डिमांड फंक्शन विच इज होमोजीनियस, with degree 0, which is homogeneous with degree 0, अब ध्यान से समझना, इस यहां पर एक स्लाइड ऐड कर रहा हूं और उस पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। जब भी कभी आपके पास कोई फंक्शन गिवन हो, लेट्स से x इज फंक्शन ऑफ x1, x2, x3, एक सेकंड, हाँ, जब भी कभी आपके पास कुछ ऐसा गिवन हो, y इज फंक्शन ऑफ x1, x2, x3, x4 सो ऑन, और वो भी ये एक होमोजीनियस फंक्शन हो, डिग्री कोई भी हो, लेट्स से डिग्री n है, डिग्री कोई भी हो सकती है। तो उस केस में अगर आप यूलर्स थ्योरम लगाएंगे तो यूलर्स थ्योरम क्या कहती है सर, यूलर्स थ्योरम कहती है कि जब आप यूलर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, इट सेज दैट if you are differentiating the function, for example you have differentiated the function f with respect to x1, you have differentiated the function f with respect to x2, you have differentiated the function f with respect to x3 और उसे मल्टीप्लाई कर ले x1, x2, x3 एंड सो ऑन, तो ये बराबर होगा किसके सर, ये बराबर होगा होमोजीनियस डिग्री n इनटू फंक्शन दैट इज x1, x2, x3 एंड सो ऑन। ये है हमारी यूलर्स थ्योरम। उसी थ्योरम को मैं यहां अप्लाई करूंगा। अब मैं यहां पे क्या कहूंगा सर, मैं यहां पे कहूंगा कि अगर मैं यहां पे यूलर्स थ्योरम को अप्लाई करता हूं तो इक्वेशन क्या बनेगी सर, इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास px डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन x, ऐसा कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, ये फंक्शन x मान लेते हैं पूरे का पूरा, और इसको या फिर QD है तो QD रखते हैं, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं इसको, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं सब px इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ QD विद रिस्पेक्ट टू px प्लस py differentiation of QD with respect to py plus m into differentiation of QD with respect to m is going to be equal to n, that is homogeneous, degree of homogeneous into function, और वो function क्या है सर, that is QD, वो function क्या है सर, that is QD। ठीक है, अब क्या करें सर, इस QD को इधर ले जाते हैं, QD को डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने यहां पर QD को डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, px अपॉन QD इंटू dQD अपॉन dpx प्लस py इंटू dQD अपॉन dpy प्लस m अपॉन QD इंटू dQD अपॉन dpy dm इज इक्वल्स टू n। अब अगर आप ध्यान से देखें, शायद आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, अगर आप इसे अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो इसको मैं एक नए तरीके से लिख सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, dQD बाय QD, अरे ये जो डिवाइड में था ये ऊपर मैंने शो करने के लिए ऐसा कर दिया, अलग से डिवाइड कर दिया ऐसे, या फिर ऐसा करते हैं, कंफ्यूजन ही दूर करते हैं, रुकना जरा,
इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, डी क्यू डी बाय क्यू डी इंटू डी पी एक्स बाय पी एक्स। ये जो डिवाइड में था ऊपर वो मैंने नीचे ले आया। क्यों? इसका रीजन अगर आप देखें तो ऊपर क्या है सर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस, ये क्या हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी हो गया। ये क्या हो गया, ओन प्राइस इलास्टिसिटी हो गया। ये क्या हुआ सर, ओन प्राइस इलास्टिसिटी हुआ। यहां पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, तो ये क्या हो गया सर, दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी, या फिर आप इसे क्या कहेंगे, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ये क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू इनकम, तो ये क्या हो गया, इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू इनकम। तो इसको अगर मैं पुट करूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, देयरफॉर EPX प्लस EPY दैट इज ओन प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी प्लस income elasticity, that is EM, is equals to what? Sir, it is equals to N. And what is N? Sir, N is basically the degree, homogeneous degree. And what is the homogeneous degree? Marshallian function जो है, it is homogeneous with degree 0. अगर it is equals to 0, अगर N की वैल्यू 0 है, तो इन तीनों इलास्टिसिटीज के प्राइस का, इन तीनों इलास्टिसिटी की वैल्यू का सम भी क्या होगा, 0 होगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो आपने किया क्या, मार्शलियन डिमांड फंक्शन जब हम पढ़ते हैं तब ये जो होमोजीनियस डिग्री 0 की एक बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को यूज किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जैसा मैंने कहा था कि देखने में क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा क्योंकि मैंने पढ़ा दिया, जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया होगा काफी लोगों को हवा नहीं लगी होगी, काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को स्किप किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आपने कर भी लिया हो तो गुस्सा मत करना, बट मुझे ऐसा लगता है काफी लोगों ने स्किप किया होगा। आसान क्वेश्चन है सर, नैश इक्विलिब्रियम निकालना है। नैश इक्विलिब्रियम निकालने के लिए वो हम एक रूल यूज करते हैं, वो रूल मैं आपको समझा देता हूं। एक तरफ हमारे पास प्लेयर 1 है, दूसरी तरफ प्लेयर 2 है। तो प्लेयर 1 के पास 3 मूव्स है, A1, A2, A3, और प्लेयर 2 के पास भी 3 मूव्स है, B1, B2, B3, और ये नॉन जीरो सम गेम है। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ ही रहा होगा। जिसको ये भी नहीं आ रहा तो फिर उसके लिए तो मैं यही कहूंगा, भैया दिसंबर के एग्जाम से पहले बैच जरूर ज्वाइन कर लेना, वरना चीजें आपको एग्जाम में हवा भी नहीं लगेगी। ठीक है, अब इसमें क्या गिवन है सर, 4,2 गिवन है। यहाँ पे क्या है 2,1, यहाँ पे क्या है 5,0, यहाँ पर क्या हुआ सर 3,5, यहाँ क्या हुआ 3,2, यहाँ हुआ 3,4, यहाँ क्या है सर 5,2, यहाँ है 4,4, यहाँ है 3,1। तो पहले प्लेयर 1 के लिए फिक्स कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज प्लेयर 1 गोज विद A1। अगर प्लेयर 1 A1 के साथ गया, अब प्लेयर 2 क्या चूज करेगा, B1, B2 या B3? सब प्लेयर 2 चूज करेगा जहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो प्लेयर 2 का प्रॉफिट कहां मैक्सिमम है सर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0। तो प्लेयर 2 किसके साथ जाएगा सर, ये 2 के साथ जाएगा। प्लेयर 2 किसके साथ जाएगा सर, ये 2 के साथ जाएगा। देखते हैं अगर ये हट जाए तो, हाँ कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो प्लेयर 2 किसके साथ जाएगा, 2 के साथ। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। अब मैंने क्या किया, प्लेयर 1 की सेकंड मूव फिक्स कर ली, A2 फिक्स है। जब A2 फिक्स है तो प्लेयर 1 के लिए हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं। हॉरिजॉन्टल देखा तो B1 पे 5, B2 पे 2, B3 पे 4। तो ऑब्वियसली जब मुझे प्रॉफिट 5 मिल रहा है तो मैं 5 चूज करूंगा। तो प्लेयर 2 विल गो विद B1 इफ प्लेयर 1 इज गोइंग विद A2। अब प्लेयर 1 अगर A3 के साथ जाएगा, प्लेयर 1 अगर A3 के साथ जाएगा तो प्लेयर 2 या तो 2 लेगा या 4 लेगा या 1। तो क्या चूज करेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट वो क्या है 4। तो अगर प्लेयर 1 A3 के साथ जाएगा तो प्लेयर 2 किसके साथ जाएगा, B2 के साथ। अगला पॉइंट, कलर चेंज कर रहा हूं। अब देखना, अब मैं क्या कह रहा हूं सर, प्लेयर 2 के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। प्लेयर 2 ने B1 फिक्स कर लिया। अगर प्लेयर 2 B1 फिक्स करता है तो P1 क्या करेगा, A1 पे 4, A2 पे 3, A3 पे 5। तो उसे ज्यादा प्रॉफिट किस पे मिला, A3 पे। तो वो क्या चूज करेगा, A3 चूज करेगा। अगर प्लेयर 2 स्टिक करता है B2 के साथ तो प्लेयर 1 या तो A1 2, A2 3, A3 4। तो वो क्या चूज करेगा, ऑब्वियसली A3, जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम है 4 है इन कंपैरिजन टू 2, 3। B3 की बात करें, अगर प्लेयर 2 ने B3 चूज किया, A1 पे 5, A2 पे 3, A3 पे 3। तो ऑब्वियसली मैं 5 के साथ जाऊंगा, मेरा प्रॉफिट किस पे मैक्सिमम है 5 पे।
अब नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? नैश इक्विलिब्रियम होता है जब एक ही अरेंजमेंट पे हमें क्या मिल जाए, दोनों सर्कल्स मिल जाए। तो दोनों सर्कल हमें कौन से अरेंजमेंट पे मिले सर? जब प्लेयर 1 इज गोइंग विद 3 एंड प्लेयर 2 इज गोइंग विद B2, तब जाकर हमें क्या मिलेगा? नैश इक्विलिब्रियम मिलेगा। A3 B2 आउटकम क्या होगी? दोनों को प्रॉफिट होगा। कितने कितने का प्रॉफिट होगा? 4-4 का। दैट विल बी टर्म्ड एज नैश इक्विलिब्रियम। तो आंसर क्या बन गया? फर्स्ट ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन। सर प्रोडक्ट फंक्शन Q गिवन है, चेक करो होमोजीनियस है या नहीं। जब भी कभी किसी फंक्शन को चेक करना हो कि वो होमोजीनियस है या नहीं, तो क्या करते हैं सर? उस केस में हम फंक्शन को जब चेक करना हो कि होमोजीनियस है या नहीं, तो हम उस फंक्शन को रिप्लेस करते हैं, या फिर ये कहें कि उस फंक्शन में लैम्डा को इंक्लूड करते हैं। तो इसका मतलब यहां पर हम क्या कहेंगे सर? L विल बी रिप्लेस्ड बाय लैम्डा L, K विल बी रिप्लेस्ड बाय लैम्डा K। ठीक है, अब हमारे पास जो नया फंक्शन बना उसको मैं बोल देता हूं न्यू क्यू। ये क्या है सर? न्यू क्यू है, नया फंक्शन है। अब ये नए फंक्शन में क्या आ गया? लैम्डा इंटू L। ठीक है जी। दूसरे पे क्या आया? लैम्डा इंटू K अपॉन लैम्डा इंटू L प्लस लैम्डा इंटू K। ये बन गया। अब इसमें क्या करूं सर? न्यू क्यू जो है या न्यू फंक्शन जो है वो क्या होगा? लैम्डा स्क्वायर हो गया L इंटू K अपॉन लैम्डा, फिर कॉमन लिया तो नीचे क्या आ गया? L प्लस K। अब कोई भी फंक्शन होमोजीनियस कब कहलाता है सर? कोई भी फंक्शन होमोजीनियस तब कहलाता है जब आप नए फंक्शन को ओल्ड फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सके। तो आपका जो नया फंक्शन है, न्यू फंक्शन जो है, न्यू क्यू, वो क्या है सर? वो है लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा इनटू ओल्ड फंक्शन दैट इज क्यू। एल के अपॉन एल प्लस के दैट इज क्यू। लैम्डा स्क्वायर बाय लैम्डा था तो एक लैम्डा काट दिया, तो मेरे पास क्या बना सर? मेरे पास बना न्यू फंक्शन इज इक्वल टू लैम्डा इनटू ओल्ड फंक्शन। तो अगर लैम्डा कॉमन आ गया, न्यू फंक्शन एग्जैक्टली आपके ओल्ड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, या फिर आप एग्जैक्टली ओल्ड फंक्शन को मेंशन कर पा रहे हैं, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है? होमोजीनियस है। अब डिग्री क्या होगी सर? जो पावर होगी लैम्डा की, यहां पर लैम्डा की क्या पावर है? 1। तो आंसर क्या होगा सर? फंक्शन होमोजीनियस है और डिग्री क्या है? 1 है। फंक्शन होमोजीनियस है और डिग्री क्या है? 1 है। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है सर? Q इज इक्वल्स टू 20 अपॉन प्राइस। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एंड प्राइस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 10, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1, व्हाट इज द प्रॉफिट, या देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस एंड क्वांटिटी क्या होगी? हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। देखो, जब हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं तो हमारे पास दो फॉर्मूला, दो तरीके हैं। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज व्हाट सर? दैट इज प्रॉफिट। तो इन दोनों के डिफरेंस को क्या करो? मैक्सिमाइज कर दो, मतलब टोटल रेवेन्यू बहुत बढ़ा दो, टोटल कॉस्ट बहुत कम कर दो, ताकि प्रॉफिट क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। या फिर हम एक चीज और भी करते हैं, MC इज इक्वल्स टू MR। MC इज इक्वल्स टू MR। आओ जरा चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो Q इज इक्वल्स टू 20 बाय P है। अब मैं P को ऊपर ले जाऊं तो ये क्या आ गया? P इंटू Q इज इक्वल्स टू 20। तो अगर आप टेक्निकली देखें तो ये PQ क्या होता है सर? प्राइस इंटू क्वांटिटी। इट इज टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू की वैल्यू कितनी हो गई सर? 20 हो गई। टोटल रेवेन्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। यहां से अगर मैं MR निकालूं, क्योंकि मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में, मार्जिनल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन था, MR निकालते हैं। तो MR क्या होगा सर? DTR बाय DQ, DTR बाय DQ। तो वो वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी MR। लेकिन वो कितनी आई है सर? दैट इज 0, क्योंकि 20 तो कांस्टेंट है। 20 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू Q क्या होगा? 0 ही तो होगा, क्योंकि 20 कांस्टेंट है। तो अगर 0 है तो यहां पर क्या हो गया सर? MR इज इक्वल्स टू 0 and MC is equals to 1, therefore MR is not equals to MC। तो ये वाला तरीका तो चलेगा नहीं चलेगा तो ऊपर वाले तरीके से चलते हैं। ऊपर वाला तरीका क्या कहता है सर? ऊपर वाला तरीका जो मैंने अभी आपके लिए मेंशन किया वो कहता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। हमें इसे मैक्सिमाइज करना। टोटल रेवेन्यू कितना है सर? ये रहा P इंटू Q। सर टोटल कॉस्ट कितनी है? देखो, कॉस्ट को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q तो क्या निकलता है सर? आपके पास निकलता है मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपको यहां से कॉस्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे सर? मार्जिनल कॉस्ट को अगर आप
इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू क्यू तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी, सही है ना, आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो उसी को मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। इसी चीज को यूज करते हुए मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा सर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 1 इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू क्यू। जैसे मैंने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू क्यू तो मेरी कॉस्ट क्या आ गई, क्यू। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू ही तो होगा। अगर 1 का इंटीग्रेशन क्यू है तो मेरी कॉस्ट क्या आ गई, सो कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्यू। तो मैंने यहां पे लिख दिया क्यू, कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्यू। अब मुझे क्या करना है सर, मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा सर, जब प्राइस मैक्सिमम होगा। प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा सर, जब प्राइस मैक्सिमम होगा। अब अगर मैं यहां पर प्राइस को मैक्सिमम कर दूं, अगर मैं यहां पर प्राइस को मैक्सिमम कर दूं, मैक्सिमम प्राइस कितना हो सकता है एज पर दी क्वेश्चन, सर वो 10 हो सकता है। अगर मैंने यहां पर प्राइस को मैक्सिमम कर दिया 10, अगर मैंने यहां पर प्राइस को मैक्सिमम कर दिया 10, यहां पे अगर मैं प्राइस को 10 मैक्सिमम करता हूं तो क्यू की वैल्यू क्या होगी सर 20/10। समझ आ रहा है, प्राइस को 10 पुट किया तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2। पुट करो यहां पर पी और क्यू, तो यहां पर अगर मैं बात करूं प्राइस कितना है सर 10, क्यू कितना है सर 2 माइनस क्यू कितना है सर 2। 20 में से 2 गए तो आंसर क्या आ गया 18। 20 में से 2 गए तो आंसर क्या आ गया 18। तो 18 मेरा क्या होगा सर, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जब मेरा प्राइस कितना होगा 10 और मेरी क्वांटिटी कितनी होगी 2। किसी को लगे नहीं ये गलत है तो एक ऑप्शन और लेके देख लो। लेट्स सपोज मैं एक ऑप्शन और ले लेता हूं आपके लिए। ऑप्शन ले लेता हूं प्राइस को, ऑप्शन ले लेता हूं प्राइस को कितना ले 8 ले ले। चलो प्राइस को मैंने ले लिया इज इक्वल टू 8। अगर प्राइस 8 है, अगर प्राइस 8 है, 8 थोड़ा टफ हो जाएगा ना कैलकुलेट करना, 8 को वहां पुट करेंगे कटेगा नहीं कटेगा ना, 5/2 तो इसको 4 कर लेते हैं। प्राइस को 4 कर लो, मैं तो सिर्फ वो कैलकुलेशन इजी कर रहा हूं। प्राइस को 4 किया तो क्यू क्या होगा सर 20/4 कितना हुआ 5 हो गया। अब यहां पे इसको पुट कर लो 5, प्राइस कितना है 4, प्राइस कितना है 4, क्वांटिटी कितनी है 5 माइनस क्या होगा क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है सर, क्यू की वैल्यू है 5, क्यू की वैल्यू 5 ही है ना अगर प्राइस 4 लिया। हाँ अगर प्राइस 4 लिया क्यू की वैल्यू 5 आ गई तो ये क्या आया 20 माइनस 5 कितना हो गया सर 15 हो गया। 20 माइनस 5 कितना हो गया 15 हो गया। मान लो प्राइस आपने 5 लिया होता तो ये 4 हो जाता, ये 4 हो जाता तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जाती 16। तो हर केस में जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा वो कब निकलेगा, जब आपका प्राइस मैक्सिमम होगा। और आपका प्राइस कितने पे मैक्सिमम है सर, आपका प्राइस मैक्सिमम है 10 पे, तब क्वांटिटी कितनी है 2। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, और वो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सर एक फाइनेंशियल ईयर है, बजट को प्रेजेंट किया गया गवर्नमेंट द्वारा, उसमें कुछ मेजर हेड्स को गिवन किया गया। सबसे पहला जो मेजर हेड हमें गिवन है वो क्या है सर, टोटल रिसीट। टोटल रिसीट की वैल्यू कितनी है सर, टोटल रिसीट की वैल्यू है 400 करोड़। टोटल रिसीट की वैल्यू है कितनी 400 करोड़। टोटल रिसीट में 400 करोड़ है। टोटल रिसीट में रेवेन्यू रिसीट भी होगा, कैपिटल रिसीट भी होगा। तो उसमें से अगर मैं करूं रेवेन्यू रिसीट की बात तो रेवेन्यू रिसीट कितना है सर, रेवेन्यू रिसीट गिवन है कितना 250 करोड़ रुपीस। रेवेन्यू रिसीट कितना गिवन है 250 करोड़, और बाकी का बचा कैपिटल रिसीट कितना हो गया सर, ऑब्वियसली 150 करोड़। कितना हो गया सर, ऑब्वियसली 150 करोड़। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू की, सर ये जो हमारा टोटल रिसीट आया, टोटल रिसीट के बाद टोटल रेवेन्यू रिसीट। अच्छा अब इसकी बात हो रही है रेवेन्यू रिसीट की। सर ये जो रेवेन्यू रिसीट है, टैक्स रेवेन्यू उसमें कितना है सर, रेवेन्यू रिसीट टोटल तो है 250 करोड़, टोटल है 250 करोड़। उसमें से टैक्स रेवेन्यू कितना है सर, टैक्स रेवेन्यू है 220 करोड़, और नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑब्वियसली कितना बचा सर, नॉन टैक्स रेवेन्यू बचा कितना 30 करोड़। नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना बचा सर, वो बचा 30 करोड़। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। इन द टोटल कैपिटल रिसीट्स, अब अगला पॉइंट किस पे आ गया सर, कैपिटल रिसीट पे। इन द टोटल कैपिटल रिसीट्स बोरोइंग एंड लायबिलिटीज वर 100 करोड़। तो कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट में बोरोइंग्स कितनी है सर 100 करोड़, और नॉन बोरोइंग्स कितनी है, मान लो डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा रेज किया होगा वो कितना है सर 50 करोड़, वो कितना है 50 करोड़। ठीक है, उसके बाद ठीक है आउट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सीधी बात आ गई किस पर सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर।
तो आउट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है टोटल 300 करोड़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कितना? 300 करोड़। उसमें से इंटरेस्ट कितना गिवन है सर? उसमें इंटरेस्ट गया कितना? 90 करोड़। इंटरेस्ट कितना दिया? 90 करोड़। और कैपिटल एसेट, अच्छा क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट के लिए कितना पैसा दिया सर? 20 करोड़। कितना पैसा दिया? 20 करोड़। अब आई बात कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है सर? 100 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना गिवन है सर? 100 करोड़ गिवन है, ठीक है। जिसमें स्कीम एक्सपेंडिचर है 75 करोड़ एंड अदर देन स्कीम एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें स्कीम्स पे कितना खर्चा हो रहा है सर? 75 करोड़ खर्च हो रहे हैं। और अदर देन स्कीम्स पे कितने खर्च हो रहे हैं? बाकी बचे 25 करोड़, ठीक है जी, हो गया। जीडीपी कितनी है सर? जीडीपी 2000 करोड़ गिवन है। कंट्री की जीडीपी कितनी गिवन है सर? 2000 करोड़ गिवन है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट डेफिसिट कितना गिवन है? 50 करोड़। करंट अकाउंट डेफिसिट कितना गिवन है? 50 करोड़। आओ जरा कैलकुलेट करते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है सर? व्हाट वाज द ट्विन डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ट्विन डेफिसिट क्या होता है सर? ट्विन डेफिसिट का मतलब है फिस्कल डेफिसिट प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है सर? फिस्कल डेफिसिट का मतलब है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है क्या? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सेप्ट बोरोइंग्स। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सेप्ट बोरोइंग्स प्लस क्या आ गया सर? प्लस आएगा आपका कैपिटल करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ध्यान से देखना, आपकी टोटल रिसीट्स कितनी है सर? 400 करोड़ है। टोटल रिसीट्स कितनी है? 400 करोड़, जिसमें से 250 करोड़ कौन सी रिसीट्स है सर? रेवेन्यू रिसीट्स है। कैपिटल रिसीट्स कितनी है? 150 करोड़। लेकिन अगर मैं बात करूं रेवेन्यू रिसीट्स की, तो रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद इन कैपिटल रिसीट 100 करोड़ रुपए आपकी क्या है? बोरोइंग है। 100 करोड़ आपकी क्या है? बोरोइंग है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें, यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा सर? टोटल एक्सपेंडिचर होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना? 300 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना? 100 करोड़। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 400 करोड़। आपका टोटल रिसीट भी कितनी थी? 400 करोड़। लेकिन उस 400 करोड़ में से 100 करोड़ क्या है? बोरोइंग है। तो जो आपकी टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग बची, वो कितनी बची सर? वो बची 300 करोड़। तो यहां से फिस्कल डेफिसिट कितना निकल के आ गया? सो फिस्कल डेफिसिट निकल के आ गया कितना? 100 करोड़। फिस्कल डेफिसिट कितना आ गया? 100 करोड़। फिस्कल डेफिसिट है 100 करोड़ प्लस आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कितना है सर? गिवन है कितना? 50 करोड़। तो टोटल डेफिसिट कितना हो गया? 150 करोड़। लेकिन निकालना क्या है सर? निकालना है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अब एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी का मतलब 150 करोड़ हमारा ट्विन डेफिसिट है। जीडीपी कितनी है? 2000 करोड़ इंटू 100। देखते हैं आंसर सही आएगा या नहीं। ठीक है, 15/2, 15 को 2 से किया तो क्या आएगा? 7.5। क्या ऑप्शन है? बिल्कुल सर, 3 नंबर आंसर होना चाहिए। चेक कर लेना, 7.5% इज द वैल्यू ऑफ योर ट्विन डेफिसिट। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द रेवेन्यू डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा सर? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है? 250 करोड़। रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है सर? 250 करोड़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है सर? 300 करोड़। एग्जैक्ट गिवन है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। 300 करोड़ गिवन है, माइनस किया, क्या बचा? 50 करोड़। तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 50 करोड़। जीडीपी के परसेंटेज में निकालना है तो 2000 से डिवाइड कर दो। ये 3 0 गई, 3 0 गई। इसको सॉल्व किया तो क्या आना चाहिए? 2.5% सर। 1 नंबर आंसर होना चाहिए। चेक करना, चेक कर भी लेता हूं, मैं भी कर लेता हूं। 928 इससे पहले कौन सा था? 931। तो 931 का आंसर हमने क्या निकाला है? 3 नंबर। 928 का हमने आंसर क्या निकाला है? 1 नंबर। देखते हैं जरा, यहां पर 931 का आंसर हमने निकाला था 3 नंबर, सही है। 928 का आंसर हमने निकाला था 1 नंबर, ये भी सही है। चलिए वापस चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है सर? अगर आप प्राइमरी डेफिसिट की बात करेंगे तो प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू क्या है? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू
फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। फिस्कल डेफिसिट हमने अभी निकाला था, कितना आया था 100 करोड़। इंटरेस्ट गिवन है, कितना गिवन है, कितना गिवन है 90 करोड़। इंटरेस्ट कितना है सर 90 करोड़। तो प्राइमरी डेफिसिट कितना निकला 10 करोड़ निकला। प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू 10 करोड़ है, 2000 करोड़ से डिवाइड करो, आंसर देखते हैं क्या आएगा सर। 0 से 0 गया, ये 2 0 से ये 2 0 गई, आ गया 1/2 यानी कि 0.5% आंसर होना चाहिए। उस हिसाब से आपका आंसर क्या बना 4 नंबर। याद आया प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। फिस्कल डेफिसिट हमने अभी कैलकुलेट किया था 1000 करोड़, इंटरेस्ट गिवन है 90 करोड़, कितना बचा प्राइमरी डेफिसिट 10 करोड़, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी निकालना, 2000 से डिवाइड कर दिया। आखिरी क्वेश्चन देखना, नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। सर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल क्रिएशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, या फिर ऐसा कर दे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। अभी हमने देखा था रेवेन्यू डेफिसिट कितना आया था सर 50 करोड़, रेवेन्यू डेफिसिट कितना आया 50 करोड़। अब उसमें से क्या माइनस करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपने किया ऑन द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट वो कितना है 20 करोड़। तो आपके पास कितना बचा सर 30 करोड़ बचा, आपके पास कितना बचा 30 करोड़ बचा। अब अगर आप ये 30 करोड़ की बात करते हैं तो 30 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, 1 2 3 आंसर क्या बनेगा 1.5%। क्या है ये 930, 930 का आंसर क्या आया 3 नंबर, 930 का हमने आंसर क्या निकाला 3 नंबर, और 929 का हमने आंसर क्या निकाला 4 नंबर। देख लेते 4 नंबर 929 का आंसर है, 4 नंबर 929 का आंसर है, 930 का आंसर 3 नंबर, बिल्कुल सही। आखिरी क्वेश्चन बचा, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है सर, आखिरी क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, आखिरी क्वेश्चन है व्हाट वाज द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट परसेंट। अच्छा ये भी कर लिया हमने। वहां व्हाट वाज द फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट कितना था सर, अभी हमने कैलकुलेट किया था, फिस्कल डेफिसिट कितना आया था 100 करोड़। फिस्कल डेफिसिट कितना आया 100 करोड़। अगर फिस्कल डेफिसिट 100 करोड़ है, फिस्कल डेफिसिट 100 करोड़ है, जीडीपी कितनी है 2000 करोड़, परसेंटेज निकाल लो, ये 2 ये 1 कितना बचा 10/2, आंसर क्या आएगा सर 5% आपका क्या हो गया फिस्कल डेफिसिट हो गया, 1 नंबर आंसर हो गया। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करना और इकोनॉमिक्स के लिए और अच्छे से प्रिपेयर करना, डे टू डे बेसिस पर मेरे साथ जुड़ना, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस क्यूआर कोड को स्कैन करें या फिर मेरे हैंडल का नाम लिखें सीधा माधव अरोड़ा, या फिर इकोनॉमिक्स बाय माधव अरोड़ा सर्च करेंगे तो भी मेरा चैनल मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब करें। और मैं अपनी हर सेशन का अपडेट वहां आपको देता रहूंगा, फ्री क्विजेस, फ्री वीडियोस, फ्री कंटेंट सब वहां आपको मिलेगा, और उसके साथ साथ इस सेशन की पीडीएफ भी वहां मिल जाएगी। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, विल कैच यू इन द नेक्स्ट सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक, बाय बाय।